नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो क्लास में। आज हम बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 2 का जो हमारा एक बुक है जिसका नाम है पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया, यानी भारत में राजनीतिक प्रक्रिया, आज हम इसका अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये इकाई 1 है जिसका नाम है राजनीतिक दल और पार्टी सिस्टम, और इकाई 1 में 2 चैप्टर हैं। चैप्टर नंबर 1 है भारत में पार्टी और पार्टी सिस्टम, और इसके बाद एक पार्ट इसमें और है। तो पहला जो हमारा पॉइंट है वो राजनीतिक दल, यानी राजनीतिक दल क्या है। राजनीति एक समान विचारधारा रखने वाले लोगों का वो समूह है जो साथ में मिलकर चुनाव लड़ते हैं तथा देश के राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, है ना। तो ये राजनीति है ना। और राजनीतिक दल भी 2 टाइप के होते हैं। एक होता है ऐसा राजनीतिक दल जो सरकार बनाता है, और दूसरा होता है ऐसा राजनीतिक दल जो विपक्ष में बैठते हैं। जैसे अभी जो है ना, अभी बीजेपी एक राजनीतिक दल है और बीजेपी की सरकार है। दूसरा राजनीतिक दल कांग्रेस हो गया, वो विपक्ष का काम करते हैं, है ना। तो राजनीति में ये याद रखना कि राजनीति में सरकार उतना ही अच्छा कार्य करता है जितना अच्छा हमारा विपक्ष होगा, ठीक है ना। क्योंकि विपक्ष ही सरकार को अच्छे कार्य करने के लिए मजबूर करते हैं। जिस देश में विपक्ष कमज़ोर होता है वहाँ पर राजनीति भी कमज़ोर हो जाता है ना। विपक्ष का काम ये नहीं होता कि वो चुनाव लड़े, विपक्ष का काम ये भी होता है कि वो विपक्ष में बैठकर सरकार को जनता के हितों में कार्य करने के लिए बार बार सरकार को जनता के हितों में कार्य करने के लिए बार बार कहे, है ना। उनको बार बार ऐसा मतलब फोर्स करे कि वो जनता के लिए कार्य करे। तो ये होता है विपक्ष का काम, है ना। तो मैं आपको बताता हूँ कि राजनीतिक दल की जो उत्पत्ति है ना, वो 19वीं शताब्दी में हुई थी। और कहाँ पे हुआ? तो अमेरिका और यूरोप में, है ना। और मैं आपको बताता हूँ कि राजनीतिक दल भी 2 टाइप के होते हैं। एक होता है क्षेत्रीय राजनीतिक दल जो एक क्षेत्र विशेष में होता है, और दूसरा होता है राष्ट्रीय राजनीतिक दल, है ना, जो पूरे राष्ट्र में होता है। तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है कि राजनीतिक दल में 3 गुण होने चाहिए, यानी कोई भी राजनीतिक दल जो होता है ना उसमें 3 गुण होने चाहिए। पहला, उनके जो नेता है ना वो बहुत पावरफुल होना चाहिए। जिस राजनीतिक दल का नेता जितना पावरफुल होता है वो सत्ता में उतना अधिक समय तक शासन करता है ना। जैसा आप देख सकते हो कि बीजेपी आज सत्ता में इतने अधिक समय से शासन करे क्योंकि उसके नेता पावरफुल है। जैसे नरेंद्र मोदी हो गए, अमित शाह हो गया, राजनाथ सिंह हो गया, जेपी नड्डा हो गया, है ना, ये हमारे योगी जी हो गए, है ना। तो नेता जितना मजबूत होगा वो पार्टी सरकार उतना अधिक समय तक चलाने में कामयाब होगा, है ना। और जिस पार्टी का नेता कमजोर होता है वो शासन में बहुत ही कम समय तक ही टिक पाता है। जैसे अभी कांग्रेस का जो लीडर है जिसको हम राहुल गांधी के नाम से जानते हैं, तो आपको भी पता होगा कि राहुल गांधी जी आजकल राजनीति में किस प्रकार से क्या कद है उनका। अगर राहुल गांधी कांग्रेस के लिए राजनीति में अधिक सक्रिय हो जाए ना, तो हो सकता है कि आगामी जो 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है वहाँ पे कांग्रेस को वो जितवा भी दे। लेकिन ऐसा बहुत ही कम लग रहा है। क्यों? क्योंकि अभी भी उनके अंदर राजनीति के वो गुण नहीं मिलते हैं जो राजनीति में एक नेता के पास होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है हमारा सक्रिय सदस्य। 2, सक्रिय नेता के अलावा सक्रिय सदस्य भी होना जरूरी होता है ना। सक्रिय सदस्य मतलब 2, बीजेपी में कुछ पावरफुल नेता है ना, लेकिन उन पावरफुल नेताओं ने पार्टी को बड़ा बनाया है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि बीजेपी जो भी है वो उन पावरफुल नेताओं की वजह से ही है। कुछ छोटे छोटे जो नेता होते हैं ना, उन्होंने भी बीजेपी के लिए बहुत ही हद तक, बहुत ही बड़े पैमाने पर कार्य किया है। और बीजेपी की सफलता का श्रेय हम बड़े नेताओं के साथ कुछ सक्रिय सदस्यों को भी दे सकते हैं। जैसा हमारे बहुत सारे ऐसे प्रवक्ता है बीजेपी के जो हमेशा हर मुद्दे पर अपनी सरकार के लिए खड़ी होते थे ना। तो सक्रिय सदस्य मतलब होता है जो सरकार के जो विचारधारा वो जनता तक पहुँचाए और जनता की विचारधारा को सरकार तक पहुँचाए। इसके बाद है अनुयायी। अनुयायी मतलब होता है कि तो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो किसी भी पार्टी के लिए चुनाव नहीं लड़ते, लेकिन वो उस पार्टी को सपोर्ट करते हैं और कई बार तो उन्हीं लोगों की वजह से वो पार्टी जीतती है। जैसे आप समझ सकते कुछ लोग ऐसे होंगे
जो बीजेपी को पसंद करते होंगे, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो आम आदमी पार्टी को पसंद करते होंगे, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो कांग्रेस को पसंद करते होंगे, है ना। तो ये लोग क्या करते हैं कि अपनी जो विचारधारा है ना, यानी वो जो उस पार्टी के लिए सोचते हैं और जिस वजह से वो उस पार्टी को पसंद करते हैं, वही चीज़ वो दूसरे लोगों यानी अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को या अपने पड़ोसियों को बताते हैं। तो जिससे क्या होता है कि कई बार उनकी विचारधारा यानी उनकी बात सुनकर उनके पड़ोसी भी उनसे सहमत हो जाते हैं, उनका दोस्त, उनका मित्र उनसे सहमत हो जाते हैं, और फिर जाके वो उसी पार्टी को वोट करते हैं। तो जाने न अनजाने जो अनुयायी होते हैं, हम जैसे लोग, वो भी उस पार्टी को मदद करते हैं, और ये राजनीति में होना ही चाहिए। इसके बाद आता है कि भारत की राजनीति के बारे में बता देता हूँ कि दुनिया में 3 प्रकार की राजनीतिक सिस्टम चलता है। कहीं पे एक दलीय चलता है जो कि चाइना और उत्तरी कोरिया में है, कहीं पे द्विदलीय चलता है जो कि अमेरिका और ब्रिटेन में है, और कहीं पे बहुदलीय चलता है जो कि भारत में है ना। तो भारत में एक बहुदलीय व्यवस्था है जो दुनिया के लिए अद्वितीय मतलब दुनिया हैरान है कि भारत इतना विशाल देश बहुदलीय प्रणाली को किस प्रकार भारत ने अपनाया, और बहुदलीय प्रणाली को एक लोकतांत्रिक प्रणाली बनाने के लिए और एक सफल प्रणाली बनाने के लिए किस प्रकार भारत ने कदम उठाया। आगे देखते हैं। इसके अलावा भारतीय राजनीति में जितनी भी पार्टियां हैं ना, वो 3 प्रकार के विचारधाराओं से बनी होती है। या तो दक्षिणपंथी विचारधारा को सपोर्ट करेंगे, या वामपंथी विचारधारा को, या मध्यमार्गी मतलब दोनों, है ना। तो इनके बारे में आगे डिटेल से पढ़ेंगे। इसके अलावा इस पॉइंट में है कि भारत में हर 5 साल बाद चुनाव होते हैं, जो कि आप सबको पता होगा, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हो या स्थानीय स्तर पर हो, है ना। तो ये आप पढ़ लेना। भारत में जो पहला चुनाव है वो 1952 में हुआ था, और अभी जो आखिरी लोकसभा का जो चुनाव है ना, वो 2019 में हुआ था। तो ये आप याद रखना, आने वाला जो लोकसभा का जो चुनाव है वो 2024 में होगा। आगे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि भारत में पार्टी प्रणाली के लक्षण बताने, यानी जो हमारे देश में आज़ादी के बाद आज तक जिस प्रकार की राजनीति चल रहा है ना, उसके में लक्षण बताने की तब से लेकर अब तक हमने राजनीति में क्या क्या बदलाव देखे। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि 1990 तक राजनीति में ज़्यादा बदलाव नहीं हुए थे ना। 1990 के बाद का जो समय है ना, वो राजनीति में बदलाव के लिए खास तौर पर भारत के जो उत्तरी क्षेत्र है, जिसको हम उत्तरी भारत के नाम से जानते हैं, यहाँ पर राजनीति में बहुत बदलाव हुए थे ना। अब तो 1990 के बाद कई ऐसे क्षेत्रीय और राष्ट्रीय पार्टी बनी ना, जिन्होंने बड़े पैमाने पे कांग्रेस को चुनौती दिया, क्योंकि उससे पहले कांग्रेस का ही शासन संपूर्ण भारत में था। इसके बाद अगला पॉइंट है कि विपक्षी दलों का उदय हुआ, यानी एक ऐसे विपक्षी दल का उदय हुआ जो कांग्रेस को प्रभावी रूप से टक्कर देने लगे। जैसे हम देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हो गया, बहुजन समाज पार्टी हो गया, है ना। कुछ ऐसे प्रभावी विपक्ष का उदय हुआ ना उस समय, जो कांग्रेस की जो राजनीतिक सिस्टम था ना, उसको चुनौती देने लगे। आप सबको समझ में आ गया होगा। फिर भारत में बहुदलीय प्रणाली रही। उससे पहले भी भारत में बहुदलीय प्रणाली था, लेकिन उसके लक्षण दिखाई नहीं देते थे। क्यों नहीं दिखाई देते थे कि मैं आपको बता दूं कि हमारी संविधान जब से लागू हुआ ना, तब से ये कहा गया कि भारत में शासन व्यवस्था के लिए बहुदलीय शासन प्रणाली अपनाई जाएगी, है ना। जहाँ पर एक पार्टी बहुत सारी पार्टियों से मुकाबला करके सरकार चलाएगी, या 2 से अधिक पार्टी गठबंधन करके सरकार चलाएगी। लेकिन 1990 से पहले ये केवल संविधान में था। देश की राजनीति में इसके लक्षण दिखाई नहीं देते थे, क्योंकि पूरे देश में एक ही पार्टी का दबदबा रहता था, वो था कांग्रेस। लेकिन 1990 के बाद का जो समय है ना, उसमें इतने सारे राजनीतिक दल बने ना कि अब ऐसे लक्षण दिखाई देने लगे, जिससे हमें पूरा का पूरा ज्ञान होने लगा कि भारत में बहुदलीय शासन प्रणाली है। आप सबको शायद समझ में आ गया होगा। आगे है कि बड़ी संख्या में क्षेत्रीय राजनीतिक दल बने, जो मैंने आपको बता दिया, है ना। इसके अलावा 2 शक्तियों का बंटवारा भी हुआ। शक्तियों का बंटवारा मतलब मैं बता देता हूँ कि उससे पहले यानी 1990 से पहले राज्य में
और केंद्र में, दोनों में अधिकतर जगह पे कांग्रेस की सरकार होती थी। यानी राष्ट्रीय स्तर पर भी और क्षेत्रीय स्तर दोनों पर ही कांग्रेस पार्टी का दबदबा होता था। कहीं कहीं पे ऐसे थे जहाँ जहाँ पे राजनीतिक दल दिखने को मिल जाते थे जो कि कांग्रेस के नहीं होते थे, लेकिन अधिकतर राज्यों में केंद्र के स्तर पर और राज्य के स्तर दोनों स्तरों पर कांग्रेस की शासन प्रणाली या कांग्रेस का ही शासन चलता था। लेकिन 1990 के बाद जो 11वां लोकसभा जो चुनाव हुआ था ना, उसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि शक्तियों का बंटवारा हुआ। शक्तियों का बंटवारा मतलब होता है कि अब राज्य में अलग पार्टी की सरकार होने लगी और केंद्र में अलग पार्टी की, तो जिसे कहा कि शक्तियों का बंटवारा हो गया। यह आप थोड़ा ध्यान से समझ लेना। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम प्रश्न नंबर 3 पे चलते हैं। आगे है, एक राजनीतिक दल का क्या क्या कार्य होता है वो बताना। तो सबसे पहले जो राजनीतिक दल का कार्य होता है ना, वो होता है चुनाव लड़ना। अब देखो मैं बताता हूँ कि चुनाव लड़ने के लिए क्या जरूरी होता है कि कोई ऐसा इंसान हो जो चुनाव में खड़ा हो जाए और वो उस पार्टी के लिए चुनाव लड़े। तो अमेरिका में ऐसे उम्मीदवार का चयन पार्टी या जो पार्टी को पसंद करने वाले लोग होते हैं ना, यानी समर्थक, वो करते हैं। लेकिन भारत में ऐसा नहीं होता। भारत में ऐसे लोगों का चुनाव पार्टी के बड़े नेता करते हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि उत्तर प्रदेश में किसी ने भी बीजेपी को वोट नहीं दिया, बल्कि बीजेपी के नाम पर जो योगी जी चुनाव लड़ रहे थे ना, तो सबने योगी के नाम पे वोट दिया। और ये बीजेपी को पता था कि वहाँ पर जनता हमें नहीं बल्कि योगी जी को वोट देंगे। तो उन्होंने क्या किया कि वहाँ पर पार्टी के जो बड़े नेता थे ना, उन्होंने पहले ही योगी जी को मुख्यमंत्री कैंडिडेट के रूप में पेश किया। और जब कभी पार्टी के बड़े नेता ऐसे उम्मीदवारों का चयन जब करते हैं ना, तो ये बात ध्यान रखते हैं कि वहाँ की जो स्थानीय जनता है ना, वो किस चेहरे को यानी किस उम्मीदवार को पसंद करके उनको वोट देंगे। राजनीतिक दल का अगला जो कार्य है ना, वो होता है कि जनता की जो मांगे थी ना, यानी जनता ने चुनाव से पहले जो जो मांग की थी उसको आकार देना, यानी उन मांगों को पूरा करना। ये इनके दूसरे कार्य हो गए। तीसरा जो इनका कार्य होता है ना, वो होता है कि कानून निर्माण की जो प्रक्रिया होती है ना, उसमें एक अहम भूमिका निभाना है। यानी जब देश के लिए कानून बनता है तो वहाँ पर अहम भूमिका निभाना, और ये ध्यान रखना है कि कौन सा कानून उस राज्य या उस स्थान के लिए बेहतर है, ऐसे कानूनों का निर्माण करना। और ये राजनीतिक दल ही कानून निर्माण करते हैं। कानून का निर्माण तो संसद में होता है, लेकिन कानून निर्माण करने के लिए जो विधेयक पेश किया जाता है ना, वो राजनीतिक दलों के द्वारा ही किया जाता है। अगला कार्य है राजनीतिक दल का कि सरकार द्वारा जो कल्याणकारी योजनाएं बनाई गई है ना, उस कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाना तथा उन योजनाओं में जो कमी रह गई है या जो जनता की जो अन्य मांग है या जनता की जो और अधिक मांग है, उसको सरकार तक पहुंचाना। यानी ये संदेश पहुंचाने का भी काम करते हैं। सरकार ने जो योजना बनाई वो जनता तक पहुंचाना, जनता की मांगों को सरकार तक पहुंचाना। राजनीतिक दल जो होते हैं ना, उनका एक कार्य ये भी है कि अगर राजनीतिक दल जीता हुआ पार्टी है तो एक अच्छे सरकार में जो गुण होते हैं ना, उस गुण के साथ शासन करना। लेकिन अगर वो हारी हुई पार्टी है तो एक प्रभावी विपक्ष की भूमिका अदा करना, जो सरकार को इतना मजबूर कर दे कि वो जनता की मांग को जल्द से जल्द पूरा करे। तो इसमें कुछ पॉइंट और भी है, आप पढ़ लेना, कुछ ज़्यादा बड़ा और या मुश्किल नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है क्षेत्रीय दल एवं सहयोग नीति। यहाँ पर हम क्षेत्रीय दलों के बारे में पढ़ेंगे कि क्षेत्रीय दलों की उत्पत्ति कैसे होती है। दो, क्षेत्रीय दलों की उत्पत्ति समाज के भीतर उपस्थित विविध जातीय, सांस्कृतिक, भाषाई, धार्मिक एवं जातीय मांग के कारण होता है। यानी क्षेत्रीय दलों की जो उत्पत्ति है ना, वो या तो जाति के आधार पर या संस्कृति के आधार पर या भाषा के आधार पर या धर्म के आधार पर या जातीय मांग के कारण होता है। अब मैं इसको आपको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। जैसे शिवसेना हो गया, अकाली दल हो गया जो कि पंजाब में है, इसके अलावा डीएमके हो गया जो कि आंध्र प्रदेश में है, और तमिलनाडु में एआईडीएमके है ना। इसके अलावा असम में असम गण परिषद जिसको एजीपी बोलते हैं वो है ना।
तो ये ऐसी पार्टियां हैं जिसकी स्थापना या जिसकी उत्पत्ति या तो जाति के आधार पर या संस्कृति के आधार पर या भाषा के आधार पर या धर्म के आधार पर हुआ है। और जितने भी क्षेत्रीय पार्टी होता है ना, उनकी उत्पत्ति इन्हीं आधारों पर होता है। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कि भारतीय राजनीति में जितना योगदान राष्ट्रीय दलों का रहा है ना, उतना ही योगदान क्षेत्रीय दलों का भी रहा है। कई बार तो ऐसी स्थिति भी सामने आई है जहाँ पर राष्ट्रीय दलों ने उस राज्य में तभी सरकार बनाया जब उन क्षेत्रीय दलों ने उनको मदद की। जैसे पंजाब की एक स्थानीय पार्टी अकाली दल, जिसने कुछ समय पहले बीजेपी के साथ मिलकर पंजाब में सरकार बनाया था। उसी प्रकार बीजेपी ने अभी वर्तमान में बिहार में जेडीयू के साथ मिलकर भी सरकार बनाया है, और जेडीयू एक स्थानीय या क्षेत्रीय पार्टी है। तो ऐसा कई उदाहरण मिल जाएंगे, और मैंने यहाँ पर उदाहरण दे भी रखा है जहाँ पे आप देखोगे कि क्षेत्रीय दलों ने राष्ट्रीय दलों के साथ मिलकर सरकार बनाई है। तो देश की राजनीति में क्षेत्रीय दलों का भी बहुत ज़्यादा योगदान है। यहाँ पर कुछ क्षेत्रीय दलों के एग्जाम्पल मैंने दे रखा है, साहब खुद ही पढ़ लेना। आगे देखते हैं, आगे ऐसे दलों के कुछ उदाहरण। हाँ, यहाँ पे मैं एक पॉइंट आपको और समझा दूँ। एक दल है जिसका नाम है बिजू जनता दल, जो कि उड़ीसा में, जिसको ओडिशा भी कहते हैं, है ना, इसको हम बीजेडी भी कहते हैं। इसके एक मुख्यमंत्री है जो मुझे बहुत पसंद है, जिसका नाम है नवीन पटनायक। नवीन पटनायक एक क्षेत्रीय दल चलाता है। एक क्षेत्रीय दल का नेता होने के बाद भी वो आज 25 सालों से ओडिशा यानी ओडिशा का मुख्यमंत्री है। तो अगर क्षेत्रीय दल मजबूत हो ना, तो बहुत अधिक समय तक राष्ट्रीय दल को भी चुनौती दे सकता है। ऐसा नहीं कि क्षेत्रीय दल राष्ट्रीय दल को चुनौती नहीं दे सकता। आप देख सकते हो कि बिजू जनता दल जो है वो उड़ीसा में 25 सालों से शासन चला रही है, और वहाँ पे ना कांग्रेस और ना बीजेपी किसी की भी सरकार नहीं बनता है, क्योंकि वहाँ का जो ये क्षेत्रीय दल है वो बहुत मजबूत है। तो ये आप देख लेना। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, या आप खुद पढ़ सकते हो। तो ये वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। जो ये पहला पार्ट है, इसके हम 2 वीडियो बनाने वाले, ये पहली वीडियो थी, तो इसको हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो सबसे पहले यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और जितना अधिक हो सके शेयर करें।